बोलने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे शो में जो हमारे प्रोड्यूसर्स चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस जो रोज़ देख तूने ऐसा किया, तू ये यार, तू ये तो ऐसा है, तो करे रे वैसे ऐसा हो रहा है मुझसे वैसा, तो मैं जितने कीड़े चढ़ेंगे उतना आप नीचे गिरोगे, जितने कम चढ़ेंगे उतना आप ऊपर बढ़ोगे। हेलो वेलकम टैली मसाला। मैं फैजाना, मेरे साथ में इस वक्त आपके नए तोशू यानी अनुपमा के 15 साल के बाद वाले तोशू। हाउ आर यू मनीष, कैसे हो आप? गुड, आई एम गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि शो के अंदर एंट्री हो चुकी है आपकी, अब क्या रिस्पांस इस नए तोशू को मिल रहा है? लोग प्यार दे रहे हैं या नफरत दे रहे हैं या हेट दे रहे हैं? मैं सरप्राइज हूँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों ने पसंद किया है मुझे। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई फैंस एंड ऑडियंस की उन्होंने तोशू को इतना अच्छे से स्वीकार किया, क्योंकि इससे पहले 2 तोशू ऑलरेडी कर चुके थे। तो अब मैं एक्चुअली जब मैं तोशू करता हूँ, मुझे एक्चुअली ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मैं ही असली तोशू हूँ और वो लोग मेरा पास्ट प्ले कर रहे थे, मेरी जर्नी दिखा रहे थे। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बट लेकिन क्या रिएक्शन आपका था जब ये कैरेक्टर आपके पास में पहुंचा और जब बताया जाता है कि एक कैरेक्टर है, 2 लोग इसको ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, 15 साल के बाद की कहानी को अब आपको जीना है। सो उस वक्त क्या फील होता है कि मतलब प्रेशर होता है या एक्साइटमेंट होता है, नर्वसनेस होती है कि भाई बीच में से शो में जाऊँगा, पता नहीं ऑडियंस पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी इस कैरेक्टर को? इस पे तो पहली बात तो मुझे मेरे क्राफ्ट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अपना क्राफ्ट मुझे पता है कैसे इसको पुल आउट करना था। और मेरा मेन रीज़न ये शो करने का था बिकॉज ऑफ डीकेपी, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन हाउस। मैंने उनके लिए विदाई किया था और मैं प्रोड्यूसर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अर्जुन जी को जानता हूँ, और शो तो बहुत नंबर 1 है ही, तो इसको मैं कैसे हाथ से जाने देता। मैंने बोला ये कर लेते हैं, इस चैलेंज को अपने सिर पे उठाते हैं, देखते हैं, और सफल रहा करने में। हाँ। और अब क्या मैसेजेस मिल रहे हैं ऑडियंस के आपको, और बताना चाहें एक दो? मतलब लोग कह रहे हैं हैंडसम लग रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, और पहला तोशू है जो नेगेटिव होकर भी अच्छा लग रहा है। और वो ऐसा होता है ना कि सिर्फ नेगेटिव नहीं है, पॉइंट पे ही जब ऐसे बच्चे नॉर्मली बेटे जिस तरह से अपनी मम्मी से पापा से लड़ते हैं जिन बातों पे, या जो जनरेशन गैप आती है उसी पे लड़ते हैं, तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब नेगेटिव हूँ मैं, लेकिन लोग उसको समझ रहे हैं कि नेगेटिव क्यों है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, तो इसलिए। आपने क्या क्या पार्ट्स पहले देखे थे जब तोशू के? अगर जब आपको इसके बारे में बताया गया, आपने किसका रेफरेंस देखा, पहले वाले या दूसरे वाले? मैंने तोशू का जो रोल था उसके ना 2-3 सीन्स मैंने ऐसे कभी कभार, मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है अनुपमा शो की, बहुत बड़ी। वो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी जब मैं मम्मी बाजू में बैठ के देखती थी, और मुझे हमेशा ये बोलती थी तू तोशू ही है, तू तोशू है, तू बचपन में ऐसे ही किया करता था, तू ऐसे ही मुझसे बात करता, तू ऐसी बदतमीजी करता था, तुझे कुछ अक्ल नहीं थी। और मैं मानता था, बिकॉज जब मैं बड़ा हुआ, ऐसा होता ना कि घर में ऐसे परिवार में आप बहुत ऐसे आप लौते बेटे हो, एक ही बेटे हो, आप बदतमीजी करते हो कभी मम्मी पापा से, कभी ये वो, आपको डिमांडिंग होती है, ये करना है वो करना है। जबकि मैंने बहुत जल्दी उम्र से काम करना शुरू किया, मैंने रिस्पेक्टेड भी रहा, लेकिन अब तभी बीच में होता रहता, तो मम्मी मुझे ऐसे बोलती रहती थी, और मम्मी की मैनिफेस्टेशन से ही शायद मुझे ये शो मिल गया, मुझे लगता है। तो हाँ, अच्छा है। अब मम्मी का क्या रिएक्शन होता है जब वो आपको तोशू प्ले करते हुए देखती हैं? यहाँ पे कई बार तोशू घर बेचने में लगे हुए हैं या कोई ना कोई फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। अब तो मैं उनका मेडल बन चुका हूँ। अब तो मुझे वो लोग बाहर घूमती हैं एकदम सीना चौड़ा करके, ऐसे सबको बोलती हैं तोशू है, तोशू है, देखो तोशू। क्योंकि अनुपमा शो इतना बड़ा है कि मम्मी को उनकी फ्रेंड्स ने, उनके आसपास के लोगों ने, सब लोगों ने मतलब इतने सारे कॉल्स किए, और इतनी मतलब मेरे होम टाउन से, अजमेर, राजस्थान, यहाँ जयपुर, गुजरात, बहुत जगहों से कॉल्स है। बोला ये तो बहुत खतरनाक। और मैं बहुत टाइम बाद टीवी पे रिटर्न हुआ, बिकॉज मैं थोड़ा ओटीटी कर रहा था, कुछ म्यूजिक वीडियो कर रहा था, थोड़े अपने बिजनेस में थोड़ा बिजी था। तो जब इससे मेरा कमबैक हुआ, मतलब मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली, सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। बट लेकिन क्या वजह थी ऐसी जो आपने दूरी बना के रखी हुई थी टीवी से? जिस तरह से आपने बताया कि 2020 के बाद में, उड़ान के बाद में, 2018 या 20 के बाद में आपने एक लंबा सा आपने ब्रेक लिया, फिर ओटीटी के कुछ प्रोजेक्ट्स करे, आपने कुछ म्यूजिक वीडियो करे, बट टीवी से आपने दूरी बना रखी थी। उसके पीछे की क्या वजह थी? मैंने कोई दूरी नहीं बना के रखी थी। बात ये थी कि जो मुझे रोल्स ऑफर हो रहे थे वो तो ऑलरेडी मैंने बहुत किए हुए थे, एग्जैजुरेटेड थे मेरे लिए, मुझे बहुत बोरिंग लगते थे, तो मैं उनको पर डे बहुत डबल चार्ज करता था। तो मुझे वो लोग मना कर देते थे, मुझे देते नहीं थे, क्योंकि मैंने बोला कि अगर मुझे ये रोल करना ही है, जो मुझे सिर्फ करना है, तो मैं पैसों के लिए कर लूँगा। फिर तो शोज़ तो चल पाते नहीं थे। आजकल आप देख ही रहे हो, शोज़ 2-2 3 ही महीने में शो ऑफर होते हैं। तो फिर वो लोग तो जैसे ही मुझे ये ऑफ़र हुआ, तो मैंने बोला नहीं, ये शो टीवी में मुझे करने के लिए, इसमें मुझे करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बिकॉज आई नो द क्रिएटिव पार्ट ऑफ द शो। ये लोग बहुत ही तरीके से शो बनाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। माई प्रोड्यूसर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो सुबह को 7 बजे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। माई क्रिएटिव्स आर सो गुड, एवरी वन ऑन द सेट इज़ सो इन्वॉल्व। तो ये स्टोरी टेलिंग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, और बहुत ही रिलेटेबली इन लोग शूट करते हैं। तो जब मुझे ये ऑफ़र आया, और ये टीवी का ऑफ़र था, मैंने बोला मुझे अभी करना चाहिए। ये हाउस होल्ड शो है, सब लोग देखते हैं, और मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े शोज़ कर रखे हैं, बनूं मैं तेरी दुल्हन, मधुबाला, पवित्र रिश्ता, बेगूसराय, उड़ान, तो सब ऑलमोस्ट नंबर 1 रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी। मैंने बोला चलो ठीक है, एक और नंबर 1 शो अपनी छाती पे लगाते हैं।
और लेकिन क्या वजह मानते हैं कि आजकल के शोज़ ने वर्क नहीं कर पाते? जिस तरह से आपने जो भी नाम बताए सारे के सारे अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा हिट शो रहे हैं वो, चाहे वो पवित्र रिश्ता की बात हम कहें, चाहे हम उड़ान की हम बात कहें, सब एक लॉन्ग रनिंग शो रहे हैं। लेकिन आज के तारीख के शो उतने वर्क नहीं कर पा रहे जो अपने वक्त में एक टाइम पे किया करते थे। उसके ऊपर क्या वजह मानते हैं? मुझे लगता है इसमें किसी की गलती नहीं है, तो व्यूवरशिप ऑडियंस पूरी बढ़ चुकी है। आई थिंक मतलब अभी जिनके पास टीवी नहीं थी अभी उनके पास एलईडीज़ आ गई हैं, जिनके पास एलईडी नहीं थी वो लोग के पास अभी नेट आ गया है, जिनके पास नेट नहीं तो उनके पास अभी फ़ोन्स आ गए हैं। तो जो टीवी था वो टीवी का जो मीडियम था तो खाली एक ही हुआ करता था, सब लोग ऑडियंस इसी को देखती थी। अब टीवी की जगह पे 10 आइटम और रखे गए हैं, तो लोगों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपनी अपनी फीलिंग, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी एज ग्रुप के हिसाब से लोग वॉच करते हैं। कोई फ़ोन से देखता है, कोई लैपटॉप से देखता है, कोई किससे देखता है। इसलिए शायद व्यूवरशिप गैदर करने में बहुत मुश्किल होती है, और कोई रीज़न मुझे लगता नहीं। टीवी वाले भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा काम बनाने की कोशिश करते हैं, हर बार नई स्टोरीज लेकर आते हैं। लेकिन मुझे पता है कि टीवी में उतनी हिम्मत है कि वो फिर से वो स्टैंड करेगा और अच्छा करेगा। और नए एक्ट्रेस के ऊपर क्या कहना है मनीष का? नए एक्टर्स को मैं कहना चाहूँगा, देखो मैंने ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन देखे, और मैं सिर्फ नए एक्टर्स को ये दिल से बोलना चाहूँगा कि कभी हिम्मत मत हारना। जो चीज़ सोच ली है एक बार करने की वो ज़रूर मिलती है, भगवान ज़रूर देता है। बस बी ट्रू टू योर क्राफ्ट ऑनेस्टली, और काम करना एकदम दिल से, और जो भी काम हाथ में आता है उसे उठा लो। ऐसे मत सोचो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बाद में करूँगा, अभी करूँगा। करो, करते रहोगे तो अपने आप सब आता रहेगा। कि आजकल के जो एक्टर्स जो आते हैं ना, नए वाले एक्टर्स, सक्सेस बहुत जल्दी उनके दिमाग में चढ़ जाती है। आपका क्या टेक है इसके? मैं तो इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि शायद 2-3 महीने के लिए मुझे भी चढ़ गई थी, छोटी मोटी सक्सेस आई थी। तो ऐसा चढ़ गई थी, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आप ही हो, आपने इतना कुछ कर लिया, 21 साल की उम्र में इतना कुछ कर लिया। वो जो एक चीज़ है ना, उसको अगर किसी को संभालना आ गया तो बस वो इंसान को तो फिर नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो एक यूनिवर्सल आपको चेक करने के लिए आती हैं, आपको ऊपर देता है कि अब देखता हूँ उसके कितने कीड़े चढ़ते हैं। अब जितने कीड़े चढ़ेंगे उतना आप नीचे गिरोगे, जितने कम चढ़ेंगे उतना आप ऊपर बढ़ोगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जितने सक्सेसफुल हो रहे हो तो ये याद रखना, सक्सेसफुल आप नहीं हो रहे हो, सक्सेसफुल आपकी एनर्जी हो रही है जो ऊपर से आ रही है, वो आपको सक्सेस दे रही है। आप सिर्फ एक जरिया हो, आप कुछ भी नहीं हो। आई फाइंड माई सेल्फ आई एम नथिंग। इट्स जस्ट इफ आई एम डूइंग दिस शो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे चुना ये करने के लिए। अगर मैं इसके बाद कुछ नहीं भी कर रहा रहूँगा तो भी मैं ग्रेटफुल रहूँगा कि मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ दुनिया से बेटर ही कर रहा हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस लंबी जर्नी ने क्या सिखाया है मनीष को अभी तक, जो आपको लगता हो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे अंदर बदली है, ये पहले मुझ में नहीं थी लेकिन अब बढ़ते बढ़ते समय के साथ में ये चीज़ मेरे अंदर आ गई है? जिस तरह से आपने कहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक टाइम पे कुछ थोड़े समय के लिए लेकिन एक सक्सेस चढ़ गई थी मेरे दिमाग पे भी। हाँ, तो एक चीज़ मुझे लगता है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदली है वो है ग्रेटफुलनेस। मेरे अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड आ गया है, और मैं हर इंसान को, आसपास के लोगों को बहुत ही इक्वल समझने शुरू कर चुका हूँ। क्योंकि मैं ऐसा अभी बीच में केदारनाथ मंदिर गया था, अभी कोविड भी आया था, तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास में होती हुई देखी कि मैंने बोला किसी चीज़ की एक्चुअली कुछ मायने नहीं है। कुछ मैंने देखे बूढ़े बूढ़े लोग इतनी बड़ी बड़ी चढ़ाई करके जा रहे हैं, मतलब बेचारे गरीब बूढ़े लोग जो केदारनाथ ऊपर जाके जा रहे हैं, और हम जैसे ऐसे हट्टे घट्टे लोग रो रो के क्रिप कर रहे हैं, अरे वैसे ऐसा हो रहा है मुझसे वैसा। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी है, मैंने बोला नहीं यार, ये जो मैं जी रहा हूँ दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो एक ख्याली वर्ल्ड में रह रहे हो। आपको अगर जीना है, अगर ज़िंदगी जीनी है तो आप एकदम रूट के साथ चलो। और फिर मैंने ग्रेटफुल होना शुरू किया, मैंने समझना शुरू किया आसपास के लोगों को। आज मैं पहले अगर मैं जब मैं कहीं पे एंटर करता था तो मैं ऐसा एंटर करता था कि लोग आएंगे, खुद लोग, मतलब जो उनको मैं ऐसा एटीट्यूड नहीं फेंकता था, लेकिन होता ना कि लोग आएंगे, मैं मिल लूँगा, हेलो हाय कैसे हो आप। पर अब मैं अगर घुसता हूँ तो मैं सबको देखता हूँ कौन कौन है, हर इंसान को नोटिस करता हूँ, थैंक यू, हाय, हावी, सबसे इक्वल होने की ट्राई करता हूँ ताकि उनको भी अच्छा लगे। बिकॉज उनकी ज़िंदगी में भी अगर आपने उनको एक स्माइल दे दी, आपने उनको देख लिया, शायद वो आपको उस नज़रिए से देख रहा हो कि शायद इसकी आंखें मुझ पे पड़ जाए। अगर आपने वो देख लिया ना तो उसका आपने दिन तो एक दिन तो बना दिया। अगर उसको हमने एक दिन बना लिया तो शायद उस एक दिन से ज़िंदगी बना ले। यू नेवर नो। तो ये है एक क्वालिटी, ये है ज़रूर है कि ग्रैटिट्यूड सीखा है मैंने लाइफ में इस उम्र में आके, और मुझे उस पर गर्व है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं थोड़ा ग्रेटफुल हो चुका हूँ ज़िंदगी को लेकर, और थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी हो चुका हूँ। रूपाली जी ने किस तरीके से आपका वेलकम किया जब आप पहली बार सेट पर आए? उनके साथ में कैसा इंटरेक्शन था, कैसा बॉन्ड है उनके साथ? मेरा फर्स्ट डे सीन था वो मैम के साथ में ही हुआ फॉर्चुनेटली, और यहीं पे हम कर रहे थे। मेरा वो गैया थी वो, उनके साथ हम, तो बहुत ही अच्छा था। शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और होता ना, जब तोशु ने ऑलरेडी 2 कैरेक्टर्स कर चुके हैं तो फिर उनको करेक्ट पता है कि वो कुछ क्राफ्ट कैसे होता। तो मैंने अपना होमवर्क कर रखा था, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा था। तो कभी कभी बीच में ऐसा होता है ना कि मनीष ये ऐसा नहीं, थोड़ा हल्का सा ना, ये मुझे लगता है ये ऐसा हो, तो हम लोग बात करके फिर हम लोग उसको कर रहे थे। तो शी इज़ वेरी गुड, सपोर्टिव हैं, अच्छा हमारा बांटर है, अच्छा चल रहा है हमारा। अच्छी हम लोग खाना भी रोज़ यहाँ पे साथ में खाते हैं जब भी वो यहाँ पे होती है। शी इज़ स्वीट, नाइस।
जिस तरह से आपने बोला कि मतलब कि प्रोडक्शन वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो यहाँ पे आते हैं यार। कई बार बहुत सारी बातें होती हैं प्रोडक्शन को लेके, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या वो सारी चीज़ें वो खारिज करते हैं हम उनको, या आप उनको फॉल्स रूमर्स कहते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखो मुझे लगता है प्रोडक्शन या कोई भी इंसान आपके साथ वो तब करेगा जब आप उनके साथ कुछ कर रहे रहोगे या आप उनको कुछ दिक्कत दे रहे होगे। अब यहाँ पे कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, 7 दिन इन लोग भी रोज़ काम कर रहे हैं, इनके अंदर भी एंग्जाइटी होती है, इनके अंदर भी स्ट्रेस होता है, इनको भी पता है ओवरवर्कड हो रही है चीज़ें, तो ये लोग भी अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई करते होंगे कि सबको आराम मिले। पर अगर नहीं मिल पाता उसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो बिहेवियर जो है इंसान का अलग अलग है। मुझे तो मेरे प्रोडक्शन हाउस में कोई कमी नहीं दिखती, मुझे मेरा प्रोडक्शन हाउस अच्छा लगता है। और अगर मैं बोलूँगा मेरे आसपास 3 लोगों को पूछो तो बाकी 2 को शायद होगी, तो वो अपना अपना नज़रिया होता है। हम बोलते हैं ना कि अगर हम एक चीज़ को देखें तो वो हमारे ऊपर है, हम आधा ग्लास भरा हुआ देखते हैं या आधा ग्लास खाली देखते हैं, ये वैसी वाली ही चीज़ है। नहीं, अब शो को नंबर 1 बनाने का प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि नंबर 1 ऑलरेडी है, अब नंबर 1 और बना रहे? अरे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं, ये प्रेशर मैं क्यों लूँगा? मेरे क्रिएटर्स बैठे हैं, वो लोग लेंगे, मैं तो उनको जो मुझे देते हैं मैं वो करूँगा, अपना काम अच्छे से करूँगा। नंबर 1 शो तो ऑलरेडी चल रहा है, भगवान की दया है हमारे ऊपर, और वो बना ही रहेगा, मेंटेन ही रहेगा, बिकॉज हम लोग की मेहनत ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने एक्टिंग जो हमारे सर ने जो एक्टर्स चुने हैं, अभी जो कास्ट है, ये जो न्यू कमर्स हैं वो भी बहुत अच्छे लेकर आए हैं। तो यहाँ से शो और आगे ही बढ़ने वाला है, वो कहीं जाएगा नहीं। वी आर हेयर फॉर मोर 10-15 ईयर्स, वी आर गोइंग नोवेयर। जिस तरह से शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, वहीं शो को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है कि कई सारे लोग जो है वो सीन्स को लेके या स्टोरी को लेके या किसी कैरेक्टर को लेके बहुत सारी बातें करते हैं। उस तरह की ट्रोलिंग पर आपका क्या टेक है? आप क्या कहना चाहिए? मुझे ट्रोलिंग में बहुत मज़ा आता है। पता है लोग ट्रोलिंग से चिढ़ते क्यों हैं? अगर ट्रोलिंग अच्छी लगती है, लोग ऐसे आके फालतू बने बोल के जाते हैं, तो टाइम दे रहे हैं आपको, इतने कमेंट आपके लिए, आप उनके लिए कितने मैटर करते हैं सोचो। आगे वो तो उसको कुछ छोड़ के ऐसा, अरे तूने ऐसा किया, तू ये है, तो ये तो ऐसा है, तो आपको वो एनर्जी दे रहे हैं, वो लीजिए ना, अच्छा है, पढ़ो बैठ के मजे करो, मेरा एंटरटेनमेंट है वो। मैं तो कितनी बार तो कि लोगों का और ट्रोलिंग सुनता हूँ, जब किसी पर ट्रोलिंग हो रही होती है मैं तो अरे इस पर ये लिखा है, इस पर ये लिखा है, इस पर मैं सब कुछ देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। करो मेरे लिए ट्रोलिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन शो को लेके कई बार जब ट्रोलिंग होती है, उस पर क्या कहना है आपका कि एक कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है या इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा रुलाया जा रहा है, या अनुपमा जो है वो हर वक्त रोती रहती है, हर वक्त सिर्फ एक उसकी कहानी में दुख खत्म नहीं हो रहा है, उस पर क्या कहना तो जो भी ट्रोलर्स जो भी कहते हैं कहानी खींची जा रही है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, इसको निकालो, उसको लेकर आओ, तो भैया आपके हाथ में रिमोट है, आप कुछ और देख सकते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी समझ में नहीं आ रही, बिकॉज बाकी सबको तो अच्छी लग रही है, अब तभी हम नंबर 1 है अब तक, है ना। तो स्टोरी में तो जैसे स्टोरी की जो ग्राफ है, जो राइटर है हमारे, जो क्रिएटिव्स हैं हमारे, वो तो सोच समझ के एज पर रिसर्च जो ऑडियंस को, जो जेन्युइन ऑडियंस जो एक्चुअली देखती है, उनके रिसर्च के हिसाब से, उनके लाइकेबिलिटी के हिसाब से ही आगे लिखते हैं शो, क्योंकि ये डेली शो है, वो लोग आज लिखते हैं और कल हमारा टेलीकास्ट हो रहा है। तो जो लोग ये ट्रोलर्स हैं जो आके अलग अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, भलती सी बातें बोलते हैं, वो उनके ख्याली पुलाव होंगे, या उन लोग अपने हिसाब से शो चलाना चाहते होंगे, उनको चाहिए होगा मुझे ये एक्टर चाहिए, मुझे शो इस तरह से वर्क नहीं करते, उनको बोलने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे शो में जो हमारे प्रोड्यूसर्स चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस जो रोज़ देखती है, दिल से देखती है, वो जो बोलेगी, वो जो चाहेगी, वो ज़रूर आएगा। लास्टली क्या कहना चाहेंगे बतौर मनीष, बतौर तोशु, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपकी ऑडियंस से जो भी आप उन्हें मैसेज देना चाहें? मैं बतौर मनीष बोलना चाहूँगा, सबको अपने आसपास ढेर सारा प्यार दो, इज़्ज़त दो, प्यार बांटो और देखो आपकी ज़िंदगी में कितना डिफरेंस आएगा, है ना। सो इस चिड़चिड़ करना छोड़ दो। थैंक यू सो मच भाई फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा।